प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की अधिगम हेतु आकलन की कक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इकाई सेकंड पढ़ेंगे कि विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय आधारित अधिगम के आकलन के अंतर्गत हमने जो पढ़ा था, टॉपिक पढ़े थे, उस टॉपिक में बताइए था कि घटना वीडियो ने विषय आधारित अधिगम की संपूर्ण विचारधारा को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया था। मतलब विद्यार्थी को आकर्षित करने के लिए या विद्यार्थी का निर्माण करने के लिए विषय आधारित अध्यापक ने जो है वो 3 भागों में बांटा गया था। तो पहला तो था कि अधिगम पर केंद्रीकरण, यहाँ उसे बोलते हैं पूर्ण ध्यान होना चाहिए। सेकंड नंबर हम पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया है कि अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन के विद्यार्थियों को अधिगम कराने के लिए अध्यापक को किन किन गतिविधियों का सारा लेना पड़ता है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों को किस हद तक किस प्रकार की शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से उनको पढ़ाया जा सकता है, उनको आकर्षित कैसे किया जाता है। तो वो शिक्षण की प्रक्रिया के लिए विद्यार्थियों के अंदर सरलता से कठिनता की ओर बढ़ते हुए उसको पढ़ाना चाहिए। ये था हमारे पाठ्यक्रम का, और उसी क्रम के अंतर्गत, इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय आधारित संपूर्ण विद्यार्थियों को मन आकर्षित करने के लिए या उनको उनका निर्माण करने के लिए उसके अंतर्गत अधिगम विधियों जो थर्ड जो मुख्य बिंदु है वो है हमारा पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना, प्लानिंग ऑफ करिकुलम इंटरेस्टिंग एंड द असेसमेंट। मतलब कहने वाला ये हुआ कि रचनावादियों ने विषय आधारित अधिगम की संपूर्ण विचारधारा को प्रमुख रूप से तृतीय सोपान के अंतर्गत, तृतीय सोपान जो है तृतीय सोपान जो हमारा ये वाला है, इसको हम पढ़ेंगे। तृतीय सोपान जो है हमारा वो है कि पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना के बारे में पढ़ेंगे, से संबंधित होता है। इसके बाद ही अधिगम की प्रक्रिया संपूर्ण मानी जाती है। ये सभी जो है ये दो पढ़ने के बाद हमारा पाठ जो अनुदेशन है, आकलन है, वो किस इसी के आधार पर हम किसी विषय वस्तु कह सकते हैं कि हमें ये पूरी विषय वस्तु पूरी मुझे बनी याद आती है। तो कहने का मतलब इसी क्रम में पाठ्यक्रम अनुदेशन के आकलन की योजना का पहले जो पॉइंट आता है वह है पाठ्यक्रम के लिए योजना। इसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वह है पाठ्यक्रम के लिए योजना, पाठ्यक्रम के लिए योजना बनाना। जो हमारा थर्ड पॉइंट है पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना के अंदर बताइए कि पाठ्यक्रम के लिए योजना बनाना। एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करने से पूर्व एक उस विषय वस्तु से संबंधित पाठ्य योजना का प्रारूप तैयार करना चाहिए कि मुझे उस पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक जिनके बारे में मुझे पढ़ाना है। तो मतलब विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान की एक ज्ञान का भंडारण जो है उनकी मानसिक क्षमताओं के तौर पर उनको दी जाती है। तो कहने वाला है कि हम तो अगर फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि अधिगम के लिए योजना बनाना, मतलब एक विषय आधारित अधिगम। एक अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष जो कुछ भी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है या उसको बताता है तो उसकी रूपरेखा क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए उसकी रूपरेखा? उसकी पाठ्यक्रम की जो है पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जो रूपरेखा है वो क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। इसमें क्रमबद्ध एक क्रम में होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम का अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब उस क्रम के आधार पर ही अध्यापक अपने पाठ्यक्रम को सही व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने की कोशिश करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की योग्यता
एवं अधिगम स्तर के अनुकूल होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम जो है हमने पढ़ा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है कि कैरिकुलम के बारे में, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, कैरिकुलम दौड़ का मैदान होता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए पाठ्यक्रम को हमारे एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए कि शिक्षा मंत्री मानव विकास मंत्री ने बताया गया है कि हमारे पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो उसके स्तर के अनुसार प्राथमिक स्तर का जो 1 से 5 जो होता है उनका स्तर जो अलग होता है कि उनकी नींव का निर्माण जो है अध्यापक किस प्रकार से करता है उसके स्तर के अनुसार होता है। तो वो अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावी रूप से विद्यार्थियों के सामने संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि उस विद्यार्थी के स्तर के अनुसार उसको अध्यापक पाठ्यक्रम को संपन्न करवा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार पाठ्यक्रम की योजना का निर्माण करना एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व जो है वो अध्यापक के रूप में होनी चाहिए कि अध्यापक हमारा पाठ्यक्रम जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो हमारे पाठ्यक्रम के लिए भी हमारी विभिन्न तथ्य है उस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम की योजना को प्रभावी बनाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए निम्न तथ्यों का समावेश होना बहुत ही जरूरी है, जिसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। तो अगर हम पढ़े कि अध्यापक अपना शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए वो अपने किन किन बातों का ध्यान रखता है। तो पहला जो आता है कि रचनावादियों के अनुसार विद्यार्थी के समक्ष पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि किताब जो है हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें सैद्धांतिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो अध्यापक को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए कि हमारे आसपास के वातावरण, आसपास के परिदृश्य को ध्यान रखते हुए विद्यार्थी उस परिवेश में रहकर अपना मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास जो है वो स्तर के अनुसार करता है, इसके व्यवहार के अनुसार। क्यों? व्यवहार अगर अध्यापक का बहुत अच्छा होगा, उसके गुण अच्छे होंगे तो विद्यार्थी भी उन गुणों को अपनाने के लिए सक्षम होते हैं। और विद्यार्थी अध्यापक अपने पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो विद्यार्थी पाठ्यक्रम को अंतर्गत या अगले स्तर के अंतर्गत जो है हमारे रुचि और जिज्ञासा के साथ में उसके प्रति हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने उसको शिक्षण को प्राप्त करते हैं। ये पहला पॉइंट है। अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में देखते हैं तो पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो हमेशा है विद्यार्थियों की योग्यता अनुसार होनी चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में अगर विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ हम पाठ ही नहीं पढ़ा सकते या उसको खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकते। वहाँ उनका नींव के लिए, उनको याद कराने के लिए हमेशा कविता, कहानी एवं खेल विधि होनी चाहिए। किनको? बस योग्यता करना कि हम खेल के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये हमारा एक टॉपिक है। अगर हम आगे और बढ़े तो पाठ्यक्रम हमेशा क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 25 जो पाठ आता है हमारा उस पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे सरलता से कठिनता की ओर, जैसे सरलता से कठिन की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। मतलब विद्यार्थी को जिस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है उस विद्यार्थी को उसके प्रति समक्ष प्रस्तुत करके उसके बारे में उसको समझाना चाहिए। उस क्रमबोध में उस शिक्षा के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा एक क्रम होता है। अगर हम इस क्रम को आगे अगर बढ़ेंगे, अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में और क्या कर सकता है तो अध्यापक जो है पाठ्यक्रम का जो स्वरूप वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। बस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुसरण होना चाहिए। जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, व्यक्ति एक अध्यापक विद्यार्थियों को समझ क्रियाशीलता की क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करना, मतलब अध्यापक जैसे करता है वैसे अनुदान आपको विद्यार्थी समझ करना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्यों कि मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो वर्तमान के परिदृश्य को ध्यान रखते हुए अध्यापकों के समय प्रस्तुत होता है कि विद्यार्थी उस वर्तमान की समसामयिक घटनाओं के बारे में उसको याद ज्यादा हो। फिर आवश्यकता का सिद्धांत, ये भी मनोविज्ञान में आता है। आवश्यकता का सिद्धांत है, युक्ति का सिद्धांत है, आदि जो है वो पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर विद्यार्थी को शिक्षण देना चाहिए। ये अध्यापक का बहुत बड़ा एक पाठ्यक्रम होता है। अगर इसी क्रम में आगे और बढ़े तो पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है हमेशा
आधुनिक एवं समसामयिक होना चाहिए। आधुनिक मतलब वर्तमान की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और समसामयिक होता है वर्तमान में घटना घटित होने वाली जो तथ्य है, बात है, उदाहरण उनके सामने होनी चाहिए। अर्थात कहना है कि समसामयिक आधुनिक पाठ्यक्रम में अंदर विद्यार्थी की रुचि बहुत ज़्यादा होती है। वर्तमान की स्थिति जो है अधिक की, आज हमारे शिक्षण जब प्राप्त कर रहे हैं हम घर बैठे बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सेल फोन के माध्यम से एक अध्यापक के द्वारा वीडियो व्याख्यान तैयार करके या विद्यार्थियों के समूह जो ग्रुप भेजा जाता है, उन ग्रुपों के माध्यम से विद्यार्थी उन शिक्षण को देखकर उनके अपने नोट्स तैयार करता है। ये बोलते हैं आधुनिक वर्तमान का पाठ्यक्रम है। इसमें विद्यार्थी बहुत अच्छी रुचि ले रहा है। और इसी क्रम में और आगे हम बढ़े तो पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में तो प्रस्तुत करते हैं अध्यापक, तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के समावेश व्यापक रूप से होना चाहिए। सहगामी उस विद्यार्थी की स्थिति छोटे से छोटे विद्यार्थी, छोटे छोटे IQ से लेकर बड़े IQ रूप में होना चाहिए कि उसकी क्रिया प्रतिक्रिया से मंद बुद्धि के आधार पर नहीं, तीव्र बुद्धि के आधार पर आप आपको शिक्षण करो नहीं, उस मंद बुद्धि उस विद्यार्थी के IQ को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा शिक्षण कार्य करना है कि सभी के एक समान रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए सहगामी क्रिया एक सब साथ में आगे बढ़ सके। इस क्रिया के द्वारा हमें अध्ययन जो है हम पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम, इसी के अंदर हम आज हमने पढ़ा कि पाठ्यक्रम के लिए योजना बनानी चाहिए। वास्तव में क्या कहा जाता है, संक्षेप में बताता हूँ कि अध्यापक को जब भी अपने कक्षा में जाने से पूर्व अगर वो पाठ्य योजना का प्रारूप तैयार कर लेता है तो उस पाठ को संक्षिप्त रूप में मुझे कैसे पढ़ना है, उस 30 मिनट या 45 मिनट जो समय होता है उसके अंतर्गत मैं किस प्रकार का अपना शिक्षण कार्य विद्यार्थी समूह प्रस्तुत करना चाहूँ। तो कहना है कि जब भी अध्यापक अपने कक्षा में प्रवेश करता है उससे पूर्व वो अपने विषय वस्तु से संबंधित जो भी प्रकरण है उसका एक पाठ योजना प्रारूप तैयार हो जाना चाहिए, जिससे आपको किसी भी पाठ योजना को या प्रकरण को पढ़ाने में समस्या आती है वो कभी आएगी नहीं, क्योंकि आपने उसके संबंधित क्या प्रारूप बनाया है कि उस प्रारूप के आधार पर विद्यार्थी को शिक्षण प्रस्तुत करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर नए वीडियो व्याख्यान के माध्यम से इसी क्रम के अंदर हम पढ़ेंगे। हमने जो पाठ्यक्रम पढ़ा के पढ़ेंगे, अनुदेशन के बारे में पढ़ेंगे, अनुदेशन की योजना कौन सी होती है उसके अंतर्गत हम कल इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।